गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 में इसके पहले मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था हिस्ट्री का। वो टॉपिक आपका था पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है कि जर्मनी में जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर किस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया और किस तरह वहाँ पे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुए थे। उसमें सोशलिस्ट जो थे, वीमर रिपब्लिक और स्पार्टिसिस्ट लीग, इसके बीच में किस तरह एक तरह से रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ टू इस्टेब्लिश द पावर इन द जर्मनी। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है उसमें, और इससे पहले बता दो जर्मनी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसमें क्या था, करेंसी का वैल्यू इतना गिर गया कि लोग बंडल में रुपये लेकर जाते थे तो ब्रेड का पैकेट परचेज करके वो लाते और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। दिस वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड इन द जर्मनी। अब जो न्यू टॉपिक हमारा है द इयर्स ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो काम वो क्या था, हमें पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना। तो जर्मनी में जो समय था, जर्मनी का जो टाइम टेबल था उसमें देख लीजिए आप, 1924 टू 1928, 1924 टू 1928 का जो शेड्यूल था काम का, कुछ क्षणों के लिए आप कह सकते हैं कितने साल, लगभग 4 साल तक के लिए में जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट में और इकोनॉमिक सेक्टर में थोड़ा अस्थिरता आया, लेकिन ये अस्थिरता भी लंबे समय के लिए नहीं, फिर ये डाउनफॉल पे आता चला जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे और जो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो अपने आप को डेवलप किया था और पैसे इन्वेस्ट किए थे वो किस तरह शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द यूएस। जर्मनी में जो इन्वेस्टमेंट किए गए और जर्मनी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे इन्वेस्ट किए इंडस्ट्री के सेक्टर में, वह अमेरिका से लोन लेकर किया और वह लोन भी शॉर्ट टर्म था। यहाँ शॉर्ट टर्म से मतलब है लंबे समय के लोन नहीं, बहुत जल्दी उस पैसे को लौटा देना था विथ इंटरेस्ट जर्मनी। लेकिन जर्मनी ने, अमेरिका ने बीच में ही अपना सपोर्ट को वापस ले लिया। जो हेल्प जर्मनी को जो हेल्प अमेरिका कर रहा था टू रिकवर फ्रॉम द डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, उसने डॉज प्लान इम्प्लीमेंट किए। उसमें वो उसको रिकवरी, उनके पैसे को लौटाने का सिस्टम था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ईजी कर दिया डॉज प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो वो क्या था, अमेरिका का सपोर्ट। लेकिन अमेरिका के बाद में अपने सपोर्ट को वापस ले लिया। क्यों लिया? तो वहां पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो आप जानते हैं एक्सचेंज मार्केट होता है, कंट्री का जो एक्सचेंज मार्केट होता है हर कंट्री का, उसी तरह अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक एक्सचेंज मार्केट है। जैसे कि हमारे देश में भी है, मुंबई में, दिल्ली में, सभी जगह एक्सचेंज मार्केट है। तो उस एक्सचेंज मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में 1929 में वॉल स्ट्रीट अचानक गिर गया और अचानक इसका फॉल होने के कारण अमेरिका में खुद क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो गया और तो अमेरिका ने जर्मनी को हेल्प करना बंद कर दिया। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के फॉल होने के कारण देखिए क्या हुआ, जो पीपल पैसे इन्वेस्ट करते थे, जो इन्वेस्टर्स थे, मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना, इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करना, उन्होंने पैसे अपना वापस लेना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस वाज नोन एज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उसको किस नाम से जाना गया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जाना गया। ये सबसे पहले यूएसए से स्टार्ट हुआ और आप जानते हैं कि जब यूएसए से स्टार्ट हुआ और यूएसए जर्मनी को हेल्प कर रहा, तो जब जर्मनी अमेरिका में ही डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, देन हाउ अमेरिका विल हेल्प जर्मनी? जर्मनी को हेल्प उसने करना बंद कर दिया। 1929
1932 में जो अमेरिका के थी उसका इफेक्ट क्या पड़ा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के गिर जाने के बाद अमेरिका में जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उस इकोनॉमिक क्राइसिस में वहां के नेशनल इनकम क्या होता है, हाफ हो गया। बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए, जो एक्सपोर्ट होता था, जब फैक्ट्री बंद हो गए तो एक्सपोर्ट फेल कर गया, एक्सपोर्ट नहीं होने लगा। एक्सपोर्ट नहीं होने लगा तो अमेरिका में फॉरेन करेंसी आना बंद हो गया। लोगों ने क्या किया, देखा कि भाई डिप्रेशन हो रहा है, तो अपने जो पैसे लोगों ने मार्केट में लगा रखा था उस पैसे को लौटाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एंड दिस वाज नोन एज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ यूएसए। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, जर्मनी में भी इसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब देखिए अमेरिका में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, इसका वर्स्ट इफेक्ट अमेरिका में पड़ा, साथ साथ जर्मनी में इसका भी, इसके जर्मनी के इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट। द ऑल ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ द यूएसए अफेक्टेड वर्सली टू द जर्मन इकोनॉमी। जर्मनी की इकोनॉमी को उसने बुरी तरह से प्रभावित। 1932 आते आते प्रोडक्शन रिड्यूस 40%। जो इंडस्ट्रीज थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रीज टोटली शटडाउन होने लगे, तो उनका प्रोडक्शन 40% घट गया। और 40% घटने के बाद क्या हो गया, उनका एक्सपोर्ट घट गया। और नेचुरली जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट घटेगा तो उसका इनकम घटेगा। और तब जो 40% प्रोडक्शन घट गया तो वर्कर्स जो काम करते थे, बहुत सारे वर्कर्स ने अपने काम छूट गए और वे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस। और फिर जो कुछ बच गए उनको वेजेस भी कम दिए जाते, उनकी सैलरी भी कम कर दी। सिचुएशन ऐसा आ गया जर्मनी में कि ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। डिप्रेशन हुआ अमेरिका में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट का जर्मनी में इस तरह पड़ा कि 6 मिलियन लोग वहां पे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। और तब जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे वो अपने गले में एक तरह से कार्ड को होल्ड करके लटका कर रखते थे। उसमें क्या लिखा होता था, विलिंग टू डू एनी वर्क। कार्ड एक गले में लटकाते थे और लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क। और स्ट्रीट में, गलियों में, मार्केट में घूमते थे, कोई जॉब मिल गया, काम मिल गया। साथ साथ लोग फुर्सत में बैठते थे, काम नहीं था तो प्लेइंग कार्ड खेलते थे। स्ट्रीट में, गलियों में, चौराहों पर बैठ करके प्लेइंग कार्ड खेलते थे। और उसके बाद जब इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज होने लगे। जर्मनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज होने लगे। उसके बाद जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो जर्मनी में जो मिडिल क्लास पीपल थे, उनमें एक प्रकार की चिंता सताने लगा। उसमें जो सैलरीड पीपल थे, जिन्हें सैलरी मिलती थी, उनमें एक चिंता ये सताने लगा कि, और जो पेंशनर्स थे उन्होंने देखा कि उसकी सेविंग धीरे धीरे घटती चली जा रही है, उनके करेंसी का वैल्यू घटता चला जा रहा है। देयर सेविंग्स वेयर लॉस्ट, they were losing their salaries and also they are losing their currency value. जो पेंशनर्स थे उनके भी आपका वैल्यू घटता चला जा रहा था, क्योंकि करेंसी का वैल्यू घटता चला जा रहा था। जो पेंशनर थे उनके वैल्यू घटते चले जा रहे थे, जिन्होंने पैसे बैंक में जमा कर रखे थे उनका वैल्यू घटता चला जा रहा था। ठीक है, बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन थे और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल थे, रिटेलर से, वो सबसे ज्यादा सफर करने लगे। और इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक तरह से क्या आ गया, मिडिल क्लास में प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन का एक सिस्टम ऐसा है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो वर्किंग क्लास में कन्वर्ट हो रहे। इन द सेंस आप कहेंगे जो ऑफिस गोअर्स थे, जो ऑफिस में काम करने वाले थे, जिनकी सैलरी अच्छी थी, वो आप एक तरह से वर्किंग पीपल में कन्वर्ट हो रहे, फिजिकल वर्क करने लगे। वो उस सिचुएशन में उनका कन्वर्ट हो जाएगा।
इसे कहते हैं प्रोलेटेरियनाइजेशन कहा जाता है। टू बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास में कन्वर्ट होना, ये मिडिल क्लास का इसका इफेक्ट पड़ा जस्ट आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका ऑन जर्मनी। इन द सेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स, जो वीमर रिपब्लिक का फाउंडेशन किया गया जर्मनी में जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, और जिसे आप कह सकते हैं वीमर रिपब्लिक को ही रेस्पॉन्सिबल माना गया था जर्मनी के इस हालात के लिए। तो वीमर रिपब्लिक जो था वो भी एक तरह से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, वो भी स्ट्रांग नहीं है, वीमर रिपब्लिक स्ट्रांग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां के बनाए हुए थे उसमें इनहेरेंट डिफेक्ट था, शुरू से ही बहुत सारे खामियां थी उसमें। क्या खामियां थी देख लिया। जो इसकी ये रिगार्ड था वो अनस्टेबल था, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। इसके दो कारण, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट जो होने का लग रहा था उसके दो कारण थे। पहला था जो पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव उसका जो इलेक्शन होता था प्रोपोर्शनल मेथड में होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होने के कारण किसी भी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण कॉलिजन गवर्नमेंट चल रहा है। यही कारण था आपको पार्लियामेंट का कमजोर होने का। और सेकंड था उसमें आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, वह जब चाहे इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था, जब चाहे वो इमरजेंसी लगा सकता था, वो जब चाहे तो लोगों का जो सिविल राइट होता है, सिविल राइट को भी वो खत्म कर सकता था। तो ये राइट प्रोवाइड किए गए थे आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को। और कुछ शॉर्ट पीरियड के बाद ही लगभग वीमर रिपब्लिक ने देखा 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज 239 डेज। 20 कैबिनेट की मीटिंग हुई और 20 कैबिनेट की मीटिंग 239 दिनों तक चला। एंड लिबरल यूज ऑफ द आर्टिकल 48, उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 48 का मैक्सिमम यूज किया गया, जिसके कारण से आपको ये भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस कह सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वाज इन द जर्मनी। तो ऑल टुगेदर आप ये समझ लें कि जर्मनी में का जो सिचुएशन था, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस, वो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के फेल होने के बाद जर्मनी की सिचुएशन इकोनॉमिकली बैड चली आई। और वहां का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो वीमर रिपब्लिक के कमजोरी के कारण ऐसा लग रहा था कि ये डिक्टेटरशिप की ओर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द यूएसए। और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जर्मनी का इकोनॉमी किस तरह इफेक्टेड होगा, इस क्वेश्चन को आप आंसर करके सेंड करेंगे।